तो आज हम लोग IIT जेईई एडवांस के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप कृपया करके ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस बार IIT एडवांस का पेपर जो है कोरोना के चलते काफ़ी लेट टाइम पर हुआ। तो अगर आप नए हैं इस बार तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको वो भी बच्चे जो कि आने वाले समय में IIT का पेपर देने जा रहे हैं, जो 2021 में दें 2022 में दें, उन लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा इससे। और आपको इस चैनल पर और जो इस बार नीट का पेपर हुआ है उस नीट के पेपर का भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का डिस्कशन सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको नीट 2020 के नाम पे होगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर BSc के बच्चों को भी आपको पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है, इसमें केमिस्ट्री बायोलॉजी के सारे उसमें नोट्स के साथ अवेलेबल दिए गए हैं। तो अगर आप किसी फील्ड के हों, हाई स्कूल के बच्चे हों या ग्रेजुएशन के बच्चे हों, उन सभी किसी को यहाँ पर आपको बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको हम बताएं, मुद्दे की बात करते हैं कि इस बार के जो जेईई में एडवांस का पेपर आया, वो पेपर आप चूँकि केमिस्ट्री थोड़ा सा IIT के बच्चों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट पोर्सन माना जाता है। इन लोगों की मैथ और फिजिक्स में बहुत रुचि होती है, केमिस्ट्री को बहुत मतलब लाइटली लेते हैं। यही वजह होता है कि एडवांस के पेपर में, वो मेंस का पेपर हो या एडवांस का पेपर हो, उसमें केमिस्ट्री को काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं बनाया जाता, केमिस्ट्री को काफ़ी आसान बनाया जाता है। बस केवल थोड़ा सा कंसेप्ट भर दिया जाता है, उसे कंसेप्चुअल करके पूरी की पूरी उठाकर बहुत आसान, मतलब आप समझ लीजिए कि वे आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, देखेंगे बस में छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को बनाई जाती है। पेपर तो पूरी की पूरी आप समझ लीजिए कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं उसमें से करीब करीब हमको लग रहा है कि एक दो क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के उठाए गए। कुछ क्वेश्चन तो आपको हम बताएंगे, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एनसीईआरटी का हूबहू डाटा उठा कर डाल दिया गया है। आपको हम उसका बताएंगे, जब आप क्वेश्चन वो आएगा तो आपको बताएंगे, आप जाकर नहीं बिलीव होगा तो आप एनसीईआरटी खोल कर देखिएगा, आपको नहीं मिलेगा तो फिर बताइएगा। ठीक है, आइए हम सीधे सी बात करते हैं इसमें। तो आप सबसे बड़ा चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पहली चीज़ की हम पेपर डिस्कस करने से पहले आपको कुछ बता दें कि किसी भी, जब आप अगर फ्रेशर हैं, अगर आप मान लीजिए कि जा रहे हैं इस बार एग्ज़ाम देने के लिए, तो एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी खास करके IIT के पूरी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूरा अटैम्प्ट करने के चक्कर में हम बायो वाले बच्चों को एडवाइस करते हैं, जो मेडिकल नीट के पेपर देते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, क्योंकि वहाँ और यहाँ में बहुत बेसिक अंतर होता है। पहली बात कि यहाँ पे जो हम लोग के नीट के बच्चों का पेपर होता है, उन लोगों का पेपर जो होता है वो जनरली सारे के सारे सिंगल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब चूँकि आप पेपर भी, आज हमको पेपर भी बड़ा लेट से मिला, क्योंकि हम इंडिया में है नहीं अभी, हम आपसे करीब करीब 5-6 हज़ार किलोमीटर दूर चाइना में है, वहाँ से हम आपको पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि IIT के पेपर जो होते हैं वो 3 लेवल में आते हैं। एक पेपर वो होता है जिसमें आपको सिंगल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड लेवल पर वो क्वेश्चन आते हैं जिस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, इसमें एक ऑप्शन भी सही, 2 ऑप्शन भी सही, 3 ऑप्शन भी सही, 4 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। थर्ड लेवल पर क्वेश्चन आते हैं जिसमें आंसर दिया ही नहीं रहता है, मतलब वो होता है आपका परफेक्ट न्यूमेरिकल, जो आपके क्लासों में हम लोग कराते हैं न्यूमेरिकल, उस तरह के न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट और सेकंड को तो आसानी से अटैम्प्ट कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन में अटैम्प्ट करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है, उसे सॉल्व करना पड़ता है, हमको आंसर की पता रहता नहीं है, पता नहीं सही होगा कि गलत होगा। ठीक है, तो उसमें सीधे से होता है कि सही करोगे तो 4 नंबर दे दी जाएगी, गलत करोगे तो 0 नंबर बैठा दी जाएगी। यही होता है कि उस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो सही करने पर आपको +4 मिल जाएगा, गलत करने पर आपको किसी तरह की कोई मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है। ठीक है, तो हम आज क्वेश्चन को पहले फर्स्ट पार्ट को, पहले सेक्शन को डिवाइड सिलेक्ट करेंगे, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन होंगे, जहां पर आपको सही करने पर आपको 3 नंबर मिलते हैं और गलत करने पर -1 नंबर मिलते हैं, जिसे कहते हैं 3/1। सही करने पर +3 मिलेगा और गलत करने पर -1 होगा। ठीक है, और नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो 0 नंबर होगा। और टोटल क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 18 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोल, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर स्पीड। मॉलिक्यूलर स्पीड हमारे पास किसी गैस का दिया गया है फिगर में, ये डायग्राम दिया गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि देन द रेशियो ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब आपको देखो,
अब आपको चूंकि बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं कि इस डाटा को हम लोग रट जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन डाटा कटवा देते हैं कि रूट में मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और रूट में स्क्वायर वेलोसिटी। आपको अगर थोड़ा सा भी याद होगा तो वी आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, वी आर एम एस इज इक्वल टू होता है कितना, फॉर्मूला बोलो, कुछ तो तुम लोग भी तो बताओ, कितना होता है इसका वी आर एम एस, 3RT अपॉन में एम, ठीक है। ये आ गया आपका वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। वी एवरेज कितना होता है, वी एवरेज होता है 2RT अपॉन एम, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास वी आर एम एस हो गया, वी एवरेज हो गया, उसके बाद आता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होता है एमपी अगर दे दें तो कितना होता है, रूट 8RT अपॉन पाई एम, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें पूछा गया है कि वी एम पी मतलब कि रेशियो पूछा गया है, वी एम पी इज टू वी एवरेज और इज टू वी आर एम एस। आपको बताएं हम लोग क्या करते हैं कि इससे बच्चों को डाटा याद दिला देते हैं, ठीक है। बेटा एक काम करना, रट जाना 1:1:1:2.24 और 1:1.224, मतलब कि अगर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप पक्का जो होता, इसमें से बताएं कि 80% जनता तो उससे नहीं कर सकते, पर बहुत ऐसी जनता है, वही कैलकुलेशन हम कर नहीं सकते हैं, तो बहुत सी जनता हो जोगी जो थर्ड ऑप्शन लगा कर आई होगी। बहुत लोग होंगे ऐसे कि डाटा एकदम रट के बैठे होंगे और फट से ना या तो थर्ड लगा के आ गए होंगे, या तो आप क्या करते होंगे, या तो आप थर्ड लगा कर आएंगे या तो फोर्थ लगा कर आएंगे। क्योंकि आपको बताएं जो हमारे बुक में ग्राफ सिखाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ पे विशेष ध्यान देना है। जो हम लोग बुक में हम लोग ग्राफ सीखते हैं वो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। अगर यहाँ थोड़ा जगह कम है, यहाँ पे देखें, एक तरफ हम अगर स्पीड को ले लें और इस तरह से हम लोग क्या था, फ्रैक्शन ऑफ मोल को ले लें, इधर की तरफ आप फ्रैक्शन ऑफ मोल को लोगे तो ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह का ग्राफ है। दोनों में बेसिक अंतर है बेटा, ये जो है इंस्टेंटेनियस बढ़ा हुआ है, ये कर्व, दोनों के कर्व में बेसिक अंतर है। ये आपका जो है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, ठीक है। अगर इस तरह के ग्राफ होगा तब जो है इसका इक्वेशन ये है। तो ऐसे कंडीशन में जब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की यहां पर अगर हम वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए वैल्यू जो है एवरेज वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी दोनों की वैल्यू जो होती है अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे ऐसे ग्राफ एकदम काफी कर ऊपर जाके नीचे घटा है तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को हम लोग क्या करते हैं, बराबर मान लेते हैं। वी एवरेज और वी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को हम लोग क्या मान लिए, बराबर मान लिए। और जब ये बराबर मान लेंगे तो वी एवरेज अपॉन वी एम पी ये किसके बराबर, अगर बराबर हो गया तो इसकी रेशियो कितनी आ गई, 1:1। अब जरा देखो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और मोस्ट एवरेज वेलोसिटी ये क्या गया, 1:1। अब कोई ऑप्शन ऐसा ढूंढो जिसमें दो है 1:1, तो क्या हो गया 1:1, इसमें दो ऑप्शन आ गए। और लास्ट में हमारे पास मिल रहा है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये क्या है, पाई अपॉन RT, मतलब ऑप्शन नंबर कहाँ चला गया, ये ऑप्शन ध्यान रखेंगे किस तरह सेकंड हुआ कि यहाँ पे ग्राफ को हम लोग क्या किया, काफी इंस्टेंट बढ़ा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में हम वी एवरेज को क्या मान लेते हैं, वी मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज, चूंकि जो ग्राफ, चूंकि आप जब ग्राफ देखोगे तो काफी ऐसे एक ग्राफ काफी इंक्रीज किया हुआ है, ठीक है। अगर ये कहानी ऐसा होता तब दोनों तीनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी, लेकिन ये ग्राफ अचानक से इंक्रीज किया हुआ, तो ऐसी स्थिति में इसका एवरेज और इसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हम लोग क्या करते हैं, बराबर मान लेते हैं। और ऐसे कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी 1:1 क्या 1 हो गया भाई, दोनों बराबर वेलोसिटी में कटेगा तो 1:1 हो गया, ये दोनों 1 हो गया, फर्स्ट और सेकंड क्या हो गया 1 हो गया। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जब आप निकालोगे इसको रेशियो, जब ये बराबर हो गया, जब इसको निकालोगे तो क्या होगा, पाई के चलते, पाई का मान 3.14 क्या करते हैं 3.14 रखो और उसके बाद 8 का वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू आता है करीब करीब 1.224, ठीक है। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर 7, ठीक है। इसलिए इनको बेटा सबसे बड़ी चीज होता है कि इस क्वेश्चन में यहाँ हर क्वेश्चन में ट्रिक दिए गए हैं, अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो आप फंस जाओगे,
इसीलिए एडवांस के क्वेश्चन जो होते हैं एडवांस ही होता है। आज हम पूरा पेपर कोशिश करेंगे कि पेपर नंबर फर्स्ट को पूरा डिस्कस कर दें, ठीक है, क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट स्लॉट में हम पेपर नंबर सेकंड को कोशिश करेंगे, हमको मिल जाएगा तो हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये मिल गया आपका पेपर नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, जो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सेकंड, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब बेटा देखो, सबसे बड़ा चीज है इसमें हाइड्रोलिसिस की कहानी है, ठीक है। अब देखो, जब भी हमारे पास हाइड्रोलिसिस की बात आएगी, Pb3O4 ये कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं देता है, इसको हमेशा याद रखेंगे। Pb3O4 जो होगा वो कभी भी हाइड्रोलिसिस जो होगा वो नहीं देगा, ठीक है। अब इसके बाद आ गया NaO2 और LiO2। बेटा बताएं, सोडियम और लिथियम की नेचर एक जैसी होती है, सेम ग्रुप का मेंबर, तो ऐसी स्थिति में दोनों की नेचर जो होगी एक जैसी होगी। अगर दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे, जैसे इनकी हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद क्या होगा, लिथियम यहाँ से टूटेगा और लिथियम टूटने के बाद क्या करेगा, पेरोक्साइड देगा। मतलब कि अगर हम काम करते थोड़ा जगह ऊपर बनाते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। हाँ, तो हम लोग कह रहे थे कि Pb3O4 जो होता है, जब Pb3O4 जो होता है इसके साथ H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये कभी भी रिएक्शन नहीं देगा, कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं कराता है, ठीक है। अब इसके बाद बच गया KO2। ये KO2 का जब आप H2O के साथ रिएक्शन कराते हो, जैसे ही आप KO2 को क्या करते हो कि H2O के साथ रिएक्शन कराते हो, ठीक है, तो जब जैसे ही इसके पास KO2 को H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनता है, यहाँ से बनता है KOH प्लस H2O2 और प्लस में क्या, ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। रिएक्शन को कर लो बैलेंस। कितना है पोटेशियम यहाँ पर K 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो कितना सिंपल रिएक्शन है, दे दिया ऑक्सीजन, और जैसे ही ऑक्सीजन दे दिया इसका मतलब ये क्या बन गया, CO2। अगर यही इसके साथ अगर आप H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बनाता है NaOH और ये बनाता है H2O2, और इसके साथ जब H2O के साथ कराते हो तो LiOH और क्या बनाता है, H2O2, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ऐसा ही KO2 जो है वो क्या करता है, रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन देता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि एक कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन कंटेन द नाइट्राइड ऑफ द टू मेटल X एंड Y। दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन है, कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन कंटेन नाइट्राइड्स, क्या दिया गया, उसका नाइट्रेट से इसका मेटल दिया गया है X और Y, ठीक है। when it added an aqueous solution of the NaCl, अब हम क्या करते हैं, उसमें NaCl को डालते हैं। जैसे ही हम डालते हैं तो हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। जहां व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिल गया, आप याद रख लो कि सिल्वर क्लोराइड, जहां आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला, NaCl क्या होता है, जब NaOH के साथ डालते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। ये तो हम लोग कम से कम पूरे क्लास के दौरान कई सौ बार बोलते हैं कि हमेशा क्या करता है, NaCl जो होता है या सिल्वर के जो कंसंट्रेशन होते हैं, जब उससे आप क्या करते हैं, एक्वस मीडियम NaOH के साथ डालते हो, सॉरी NaCl के साथ डालते हो, तो क्या करता है, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। तो सबसे पहले दिमाग में, तो अगर क्वेश्चन आपको, अगर दिमाग में कुछ याद होगा तो सिल्वर आपको तुरंत याद आ जाएगा, और जैसा सिल्वर याद आएगा तो इस स्थिति में देखो, सिल्वर याद आया तो आपका ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D जो है ऐसे ही कट गया। अब ऑप्शन हमारे पास A और B बच गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट हैज बीन फॉर्म्ड, द प्रेसिपिटेट वाज फाउंड टू बी पार्शियली सॉल्युबल इन हॉट वाटर टू गिव द रेसिड्यूज P एंड Q। कह रहे हैं कि जब ये क्या करता है, पार्शियली सॉल्युबल होता है हॉट वाटर में, ठीक है, जहां से रेसिड्यूज हमको क्या मिलता है, P एंड Q मिलता है। कह रहे हैं कि द रेसिड्यूज P वाज सॉल्युबल इन अमोनिया। मजेदार बात आ गई, जो हमको P और Q मिला, जब उसने पार्शियली हॉट वाटर में मिला है, तो वहां से जो P मिला वो जो है वह सोल्यूबल है नाइट्रिक एसिड में, और एक्सेस सोडियम थायोसल्फेट दोनों में सोल्यूबल है, ठीक है। फिर कह रहा है कि द हॉट सॉल्यूशन Q गिव द Y प्रेसिपिटेट व्हाट विद द Ki। जो P मिला वो क्या किया, हॉट वाटर में जो P मिला वो जो है वह अमोनिया में सोल्यूबल है, और क्या करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट में सोल्यूबल है। जो Q मिला वो क्या करता है कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या करता है, वह येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है।
तो बताना है कि एक्स और वाई क्या है। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पर है क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड का है। ऐसा क्वेश्चन भी नहीं है कि बिल्कुल बाहर से क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन है पूरा एनसीईआरटी का ही, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या किया गया है, घुमा ट्विस्ट कर दिया गया है। अब देखो इसमें से एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। कहा कि पहली चीज हमारे पास दिया गया कि हमारे पास एक कलरलेस कंपाउंड है। चलो पहले थोड़ा सा जगह खाली करके और फिर उसके बाद हम एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। तो कहा कि अगर मान लो कि हमारे पास, ठीक है, अब आपको ध्यान दें कि हमारे पास क्या है कि जो AgCl है, AgCl हमेशा ध्यान रखेंगे, AgCl और PbCl2, AgCl और PbCl2 जो होता है ये हमेशा व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, ये हमेशा देता है। AgCl और PbCl2 अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन का आंसर तुरंत यहाँ पर लगा दिए AgCl और PbCl2, क्योंकि अब हमें सॉल्यूशन देना है, पूरा पूरा रिएक्शन दिखाना है, इसीलिए हम आपको या तो आप ऐसे कंसेप्ट याद रख लो कि AgCl और PbCl2 जो होता है, AgCl और PbCl2 जो होता है वह हमेशा अमोनिया क्या करते हैं, एक को NaCl के साथ जो होता है वह क्या करता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है। तो आप इसको या तो आप इसको याद रख लो और नहीं तो आप ये काम करो, फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो कह रहा है कि जैसे हमारे पास थोड़ी सी सॉल्यूशन के आगे की तरफ बढ़ाएं तो हम क्या करें, किस तरह से इसको पहले सोचें। पहले चीज तो आप क्या करो, इसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले एक दिमाग लगाओ कि क्या करें, किसके किसके साथ क्या मिलाएं, ठीक। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि अगर मान लो कहा कि हमारे पास कहते हैं कि जब नाइट्रेट्स के साथ मिला रहे हैं, ठीक है, मतलब कि सबसे पहला AgNO3 और दूसरा क्या है PbNO3, दो सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। AgNO3 और PbNO3 का क्या है होल ट्वाइस, जब किसके साथ मिल रहा है, NaCl के साथ मिल रहा है। हमको तो x ही y तो निकालना था, हम x क्या है Ag है और y क्या है, आंसर तो हमारा ऐसे ही निकल गया है, पर हम इसको देखते हैं कि आखिर में इसमें और क्या हो सकता है। तो आप जरा बताओ कि क्या बनेगा जब आप NaCl के साथ मिलाओगे AgNO3 PbNO3 का होल ट्वाइस और NaCl को, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, यहाँ से एक क्लोरीन इसके साथ मिलेगा तो ये बन गया AgCl, ठीक है, AgCl। दूसरा चीज हमारे पास जो है इसके क्लोरीन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, ये बन जाएगा आपका PbCl2। यहाँ पे कितने मोल हो जाएंगे, एक मोल यहाँ है, एक और दो तीन मोल हो गया, तीन मोल इसका ले लोगे तो क्या बनेगा NaNO3, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका NaNO3, तीन मोल यहाँ बनेंगे, ठीक है। अब जरा सोचो यहाँ पे दो, एक मोल यहाँ का, दो एक तीन, तीन मोल यहाँ से NaNO3 बन गया। अब जो हमारे पास मिला, ठीक है, अब ये AgCl PbCl2 और NaNO3 तीन कॉम्प्लेक्स हमको मिल गया, ठीक। अब देखो जो AgCl जो होता है वह कभी भी ध्यान रखेंगे हॉट वाटर में भी, यहां तक इवन हॉट वाटर में भी जो होता है वह इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। हॉट वाटर में यहां तक कि AgCl जो होता है वो हॉट वाटर में भी इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। अब दूसरी बताती है PbCl2 का, तो ये जो होता है सॉल्युबल इन हॉट वाटर, ये जो होता है वह हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक। और जो तीसरा कंपोनेंट है NaNO3 जो होता है वो हमेशा सॉल्युबल होता है, ऑलवेज सॉल्युबल, ये हर जगह, ये ऑलवेज सॉल्युबल होता है। अब देखो तीन चीज हमको मिली, यहाँ तो PQ की बात करता हूँ तो PQ और तीन निकाल लिए। तो एक कहा कि हमेशा वाटर सॉल्युबल है, और एक क्या है कि क्या कहते हैं वो सॉल्युबल हमेशा सॉल्युबिलिटी को शो करता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि AgCl जो होता है वह अब यहाँ पे वाटर में तो सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन अमोनिया में सॉल्युबल होता है। Ag3 जो आपका AgCl होता है ये सिर्फ अमोनिया में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। तो आप इसको लिख भी सकते हो कि सॉल्युबल इन, ताकि अगर कभी भी आप काम आ जाए, सॉल्युबल इन NH3, अमोनिया में जो होता है ये सॉल्युबल होता है। जहाँ से क्या बोलता है AgNO3 बना लेता है और HCl, AgNO2 अमोनियम नाइट्रेट बना लेता है और HCl यहाँ से बाहर। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन रिएक्शन है, ठीक है।
अब देखो जो हमारे पास AgCl जो अमोनिया में नाइट्रेट, अब इसको कहा ना कि जो P इज सोल्यूबल इन NH3 एंड आल्सो एक्सेस इन द सोडियम साइड, मतलब कि अब जो हमारे पास P मिल गया ये आपका मिल गया AgCl, ठीक है, जो हॉट वाटर में सोल्यूबल नहीं है लेकिन अमोनिया में क्या है, सोल्यूबल है। अब हमको मिल गया क्या चीज, P। अब P मिल गया तो अब जरा समझो कि यहाँ से AgCl, PbCl2 और NaNO3 है, 3 कॉम्प्लेक्स हमको मिल गया, ठीक। अब जरा बताओ जो ये AgCl है, जब PbCl2 को तोड़ोगे तो Pb2 प्लस और 2Cl माइनस में टूटेंगे, टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे, ठीक है। PbCl2 हमारे पास P और ये P है और ये हमारा Q है। चलो हम पहले P की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास P AgCl है जो सोल्यूबल होता है NH3 में और ऑल्सो एक्सेस टू सोल्यूबल सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट Na2SO3, ठीक है। अगर AgCl को Na2SO3 के साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा, इसके साथ अगर Na2SO3 के साथ मिला गया, ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ से Na2SO3 के साथ मिलाओगे तो सिल्वर क्या होगा, एज सेंट्रल एटम के रूप में काम करेगा, सिल्वर सेंट्रल एटम के काम करेगा, SO3 का होल ट्वाइस हो गया और ये क्या हो गया Na2। अब जरा देखो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन गया, तो अब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ से AgNO3 यहाँ पर 3 तो Na3AgSO2 और साथ में क्या निकलता है यहाँ से, जब आप क्या करते हो NaCl। अब जरा देखो यहाँ से एक सोडियम थायोसल्फेट के साथ ये बन जाता है, ये जो PbCl2 है ये 2Pb और 2Pb2 प्लस और 2Cl माइनस, जब ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलता है, आपको पता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलेगा तो यहाँ पे 2 मोल लेते हैं तो क्या बनेगा 2K और 2I माइनस बनेगा ना, K प्लस और I माइनस, तो 2K प्लस 2I माइनस 2K इसके साथ मिलकर तो KCl बना देता है और ये यहाँ से मिलकर PbI2 बनाता है। आपको बताएं यही PbI2 जो होता है वह येलो कलर का होता है और इसी को आगे चलकर हम लोग इसी PbI2 को आगे चलकर हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन रेन के नाम से जानते हैं। यह है आपका गोल्डन रेन। इतनी कहानी है इसमें, ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे क्योंकि आप इसमें तो आपको याद ही नहीं करना था, बस एक लाइन याद रखना है कि ये जो लीड क्या करते हैं सिल्वर क्लोराइड और लेड क्लोराइड जो होता है वो जनरली क्या करता है वाइट प्रेसिपिटेट देता है, जब उसको किस में मिला देते हैं तो NaCl के साथ मिलाते हैं, ठीक है। लेकिन ये बनता कैसे है, कैसे होता है, क्योंकि हम सोचे कि इसका पूरा मैकेनिज्म आपको समझा दें कि देखो कैसे कैसे बनता है और कैसे आगे चलकर ये कंसेप्ट आपको नया कंसेप्ट मिलता है, इसको करते हैं गोल्डन रेन, ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को, जो कि 4 और 5 क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कर रहा है, कह रहे हैं कि क्वेश्चन दिया गया है उसमें पूछना है कि इसमें कौन सा आइडेंटिकल, बेटा ऐसे क्वेश्चन जहाँ आइडेंटिकल पूछे वहाँ यह मत देखो कि इसका एनसीओ मार्क कितना होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको इतना नहीं ध्यान देना। यहाँ अगर आपसे पूछता है कि बताओ इसका आइडेंटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप सीधा एक काम करो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। अगर मान लो कि हमारे पास P है, ठीक है, हमारे पास एक P है, तो P का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो अगर यहाँ पर आप P के स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, एक स्ट्रक्चर को आप एक जगह उठाओ और दूसरे को सेट करो, तो ये आपका CH3, यहाँ पे क्या है आपका CH3 और यहाँ पे क्या है आपका C2H5 मतलब इथाइल है। अब इसका नाम पूरा लिख लीजिए C2H5 है। दूसरे स्ट्रक्चर को फिर जिसको जहाँ जहाँ सजाए थे, ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है आपका दूसरे स्ट्रक्चर में एक CH3 और एक क्या है OH है, तो आप एक काम करिए OH हो गया, ये आपका CH3 हो गया, ये आपका CH3 हो गया, एक स्ट्रक्चर हमको मिल गया, ठीक है। अब जरा गौर से देखो ये आपका P है, ठीक। अगर हम Q को देखें तो हमारे पास इतना बड़ा स्ट्रक्चर एक है, ठीक, यहाँ पे क्या है CH3 OH है, ठीक, आई बात समझ में। और यहाँ पे क्या है कि C2H5, अगर आप इसका स्ट्रक्चर को गौर से देखोगे तो हमको क्या मिल सकता है, आप जरा गौर से देखो, कह रहा है कि यहाँ पे जब आप स्ट्रक्चर को लिखोगे, ठीक, तो आप एक काम करो किसी एक को सेट करो। अगर मान लो कि इसको आप सेट करते हो यहाँ पे, ठीक है, तो इन दोनों को सेट करोगे कहाँ C2H5 और HH को एक जगह सेट कर लो, ठीक। चलो अब इसका आप इसके जब P का जब हमारे पास जरा गौर से देखो ये P मिल गया,
अब इसके बाद हमारे पास आता है क्यू की कहानी। ठीक, तो क्यू की स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो जरा गौर से देखो, यहाँ पे जो है C2H5CH3 है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में हमारे पास OH और CH2H5 है और यहाँ पे OH और C2H5 है। मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ से जब मैचिंग कर गया तो मतलब Q और R क्या हो गया, एक दूसरे के मैच करके जाते हैं। मतलब स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, Q और R जो है इसका आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नीचे के स्ट्रक्चर आपको कौन से देखें तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर IUPAC नेम। अब जरा बताओ IUPAC नेम किसका स्ट्रक्चर का क्या है? पहले चीज कह रहा है कि 3 इथाइल 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल X 3N 5 क्या चीज 5 ओनोइक एसिड। ठीक है, ये है आपका नाम। अब सबसे पहले आप एक काम करो, सबकी नेमिंग करो। 1 2 3 4 5 6, जहां पे स्ट्रक्चर जहां पे डबल ट्रिपल बॉन्ड है वहां पर एक कार्बन और होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये है इसका। अब इसमें कह रहा है कि 3 इथाइलिन। अब ये 3 इथाइलिन देखो तो 3 इथाइलिन कहाँ दिख रहा है, ये तीसरे नंबर पे इथाइल है, नॉट इथाइलिन। ठीक, ये तो पहले कट गया। और उस पर कह रहा है कि 4 मिथाइल, यहाँ पर 4 पे मिथाइल भी नहीं है तो यहाँ पर ये कट गया। फिर उसके बाद कह रहा है यहाँ पर 4 इथाइल है, यहाँ पर मिथाइल मांग रहा है, ये भी कट गया। फिर इसके बाद 4 मिथाइल है, यहाँ देखो ये भी 4 मिथाइल, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी क्या है इथाइलिन है, और यहाँ पर तो देखो स्ट्रक्चर में। अब तो जब 3 कट ही गया तो जाहिर सी बात है सही होगा। मैच करा लेते हैं कैसे, देखो 3 इथाइलिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के साथ इथाइलिन हो गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्ट्रक्चर है आपका, ये है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये कार्बन, यहाँ पे ये कार्बन, यहाँ पे OH, यहाँ पर है CO2H। ठीक है, ये नीचे है कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पे है आपका CH3, ये है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये है आपका CH, ये स्ट्रक्चर है। ठीक, अब देखो यहाँ पे जब नेमिंग करोगे 1 2 3 4 छोड़ दिए कोई 4 कुछ छोड़ दिए 1 2 1 2 3 1 2 1, सॉरी इसके सामने 1 2 ब्रांचिंग जो है इसके साथ है, यहाँ कार्बन है, यहाँ CH3 है और यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बात करो 1 2 3 4 5 और क्या 6। देखो तो चौथे नंबर पर मिथाइल है, तीसरे नंबर पर यहाँ पर इथेनाइल क्या करते हैं इसको हम लोग, इथेनाइल है। ठीक है, NyL होता है। 2 नंबर पर हाइड्रोक्सी है, देख रहे हैं, और चौथे नंबर पर क्या है, अब देख लो स्ट्रक्चर में। तो नाम जरा बताओ तो क्या क्या मिल गया। तीसरे नंबर पर हमारे पास इथाइलिन हो गया, तो 3 इथाइलिन 2 हाइड्रोक्सी, चौथे पर मिथाइल, 5 का क्या कहते हैं 5वें नंबर पर क्या है आपका, ये आपका इनोइक एसिड। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, चौथा। ठीक है, बना लो। चलिए अगला क्वेश्चन आपको मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि इसमें से डी एरिथ्रोज आपको दिया गया है। फिर आपको क्या करना है कि एक दूसरे से मैच कराना है इसके कौन से रिलेशनशिप सही है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे पहले जो आपका स्ट्रक्चर दिया गया है उस स्ट्रक्चर को सबसे पहले आप वाई फॉर्म में लिख लो। वाई फॉर्म में जब लिखोगे तो जो हमारे पास CHO है ये हमारे पास डी एरिथ्रोज है। डी क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास OH ग्रुप जो है लास्ट कैनाल सेंटर पे क्या है वो राइट साइड में है, तो इसीलिए हम लोग उसको डी एरिथ्रोज करते हैं। ठीक है, जब आप इसको स्ट्रक्चर को लिखोगे किस फॉर्म में, जब क्या करते हैं इसको वाई फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ये इसका वाई फॉर्म है, आप इसको वाई फॉर्म में लिखो। एक तरफ आपका CHO है तो दूसरी तरफ क्या है C2H CH2OH है।
ठीक है। आपका एक तरफ CH2 है तो एक तरफ क्या है, आप इसको राइट साइड में उलाट दो स्ट्रक्चर को, तो आप इसको और आसानी से लिख सकते हो क्या, CH2OH, और यहाँ पे क्या आ गया CH2। जो CH2OH के साथ है तो एक तरफ क्या है OH है और दूसरी तरफ क्या है आपका H है। एक तरफ सिमिलर स्ट्रक्चर में भी क्या है, एक तरफ आपका H है तो दूसरी तरफ क्या है आपका OH है। ये है आपका एक स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जरा मैच करो। अब देखो कह रहा है कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को किसी से मैच कराते हैं तो देखते हैं क्या होता है। H है और OH है, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, पहले हम P को देखते हैं। P जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास स्ट्रक्चर में CH2 है, यहाँ पर H है OH है, यहाँ पर H है OH है और एक तरफ क्या है आपका। तो ऐसे स्ट्रक्चर में अगर हम लोग गौर से देखें तो मतलब कि हमारे पास ये देखो बेटा, ये जो हमको दिख रहा है ना, ये है CH2OH, ठीक है। ये आपका है आपका CH2 क्या OH है, ठीक है। जहां जहां आपको ऐसे कर्व दिख रहा है ना, वो समझ लो कि आपकी क्या है आपका CH2OH है। हर जगह हर कर्व आपको CH2OH को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। अब जरा देखो यहाँ से, अब ऐसी स्थिति में हमारे पास CH2OH एक दूसरे के ठीक क्या है अपोजिट है। मतलब कि स्ट्रक्चर को अगर आप ऐसे पकड़ के अगर उसको रखेंगे तो एक स्ट्रक्चर हमारे पास CH2OH जो है, मतलब हम आपको कैसे समझाएं, अगर आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो तो इसको बड़े आसानी तरीके से हम लोग समझा सकते हैं, ठीक है। अब जरा स्ट्रक्चर को गौर से देखो, यहाँ पे जब एक स्ट्रक्चर हमको मिला, यहाँ पर एक दूसरे से CH2OH और एक दूसरे पे क्या है यहाँ पे, अब ये जो है बाहर निकला है OH जो एक तरफ क्या वेज वाला स्ट्रक्चर है, बाहर निकला है H क्या है अंदर की तरफ है। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन में बाहर और एक H है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर हमको तो मान लो कि ये मिल गया, ठीक। अगर इसी स्ट्रक्चर को हम 180 डिग्री घुमा दें, जरा गौर से समझना, इस स्ट्रक्चर को 180 डिग्री घुमा दें तो हमारे पास H और OH और नीचे क्या मिल गया आपका CH2OH, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, इसे ट्विस्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर क्या करेंगे यहाँ पर ट्विस्ट करेंगे तो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया CH2 और नीचे क्या आ गया आपका, ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा है ऐसे घूम रहा है, तो घूमेगा तो OH क्या होगा अंदर की तरफ आएगा, OH आ गया यहाँ पर और ये आ गया H। अब जरा मिला, थोड़ा गौर से देखो तो स्ट्रक्चर कोई आपको मैच करते हुए दिख रहा है क्या। अब जैसे ही हमारे पास मिलेगा स्ट्रक्चर, ऐसे कंडीशन में जैसे ही हमारे पास स्ट्रक्चर मिलता है, अब जरा बताना किस तरह के स्ट्रक्चर हमारे पास मैच करेंगे, ठीक। अब सोचो, जो स्ट्रक्चर को हम रोटेट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास ये है, ठीक, और इसको हम ऐसे ट्विस्ट किए तो ट्विस्ट करें तो देखो तो ये आपका CH2OH ये और एक दूसरे के अपोजिट पोल पर गया कि नहीं, एक दूसरे के अपोजिट पोल पर गया। देखो तो किसमें किसमें एक दूसरे के अपोजिट पोल में है, एक यहाँ और एक दूसरे के अपोजिट पोल में P में है, ठीक है। और किसी में दिख रहा है आपको अपोजिट पोल में, एक यहाँ पर भी है, एक अपोजिट पोल में Q में है, ठीक है। तो आपका ये दोनों तो आपका एक दूसरे के अपोजिट नहीं, मतलब ये दोनों आइडेंटिकल तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब आती है बात इन दोनों में कौन सा आइडेंटिकल होगा, जरा गौर से समझो। OH जो है एक दूसरे के यहाँ पर अपोजिट पक्ष में खड़ा है, यहाँ अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट पक्ष में कौन कौन खड़ा है, यहाँ OH देखो दोनों के एक फेज में है, दोनों क्या है एक फेज में है, और यहाँ OH जो है एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या है OH जो है एक दूसरे के अपोजिट किस में है, सिर्फ P में है। मतलब P जो होगा हमारे पास वो जो होगा कैसा स्ट्रक्चर होगा, जो P होगा वह आपका आइडेंटिकल होगा। कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। अब जरा देखो इसमें से P कौन कौन से आइडेंटिकल को शो कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, P जो है वो आइडेंटिकल, मतलब ये ऑप्शन आपका कट गया, ठीक। अब लौट कर आते हैं Q। अब देखो Q जो हमारे पास एक आइडेंटिकल मिल गया। अब Q की बात आती है तो Q हमारे पास स्ट्रक्चर जो होता है, जब आप इसको स्ट्रक्चर को जब आप रोटेट कराते हो तो रोटेट जब भी करेगा तो वो क्या करेगा, जब उसको एक ट्विस्ट करोगे तो हमेशा ये क्या करता है डायंसियोमर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो Q जो हमारे पास होगा, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक मिल गया जो क्या कहते हैं। अब Q को देखोगे और R को देखो, Q और R जो है लगभग एक जैसे स्ट्रक्चर है। आप देख दोनों स्ट्रक्चर, आप जब इसके स्ट्रक्चर को रोटेट करोगे तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो होते हैं, सॉरी यहाँ पे जो है यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप जरा गौर से देखो इन दोनों के स्ट्रक्चर को, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके स्ट्रक्चर की रोटेशन जो है एक जैसे है। जैसे यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट में काम करेंगे, जैसे आप देखो स्ट्रक्चर में आइडेंटिकल डायनेंसियोमर में क्या होता है कि स्ट्रक्चर जो रोटेशन करने के बाद क्या होते हैं एक अपने एक फेज में आ जाते हैं,
ठीक है। तो ऐसे स्थिति में जब स्ट्रक्चर को रोटेट करोगे तो ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, एक दूसरे के डायंसियोमर के रूप में काम करने लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद तो जब आपका दूसरा जो हमारे पास होता है डायंसियोमर के रूप में होता है, इसीलिए आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। आप एक सिर्फ मैच करा लोगे तो आसानी से दूसरा तीसरा आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। तो आप इसको याद रखना कि किस तरह से स्ट्रक्चर को हम लोग को रोटेट कराना है। जैसे मैं आपने सिर्फ एक आर को निकाल लेंगे, जैसे पी को निकाल लिए, आर जो निकालना हमने शुरू किया, तो आर के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब आप इसको रोटेट करोगे तो क्या करेगा, ये जो है एक दूसरे का, इस स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे CHO है और यहाँ पर CH, देख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर को जब आप इसे ट्विस्ट करोगे तो क्या करेगा, सीधा एक दूसरे के डायएंसियोमर स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो आपको जो भी स्ट्रक्चर मैच कराना है इससे मैच कराना है। तो ये दूसरे के क्या करते हैं, डायएंसियोमर होते हैं। तो आर जो होता है वह डायएंसियोमर हो गया। आर एक लौता इसी में है, या तो इसमें और तो इसमें है, ये ऑलरेडी आपका कट चुका है, तो बच्चा सिर्फ आपका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन बनाना। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो कह रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्वेशन दिया गया है, PV = nRT पर का इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ वर्क डन दिया गया है -dV P एक्सटर्नल, ठीक। तो आपको एक चीज याद रखना कि अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा तो उसे वर्क डन क्या होगा कि जो हमारे पास जो भी हमारे पास एक्सप्लोडेड निकलेगा, इरिवर्सिबल केस में जो होता है n की वैल्यू P एक्सटर्नल ΔV जो होता है वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में जाकर कंप्लीट होता है इरिवर्सिबल में। अगर वो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि इरिवर्सिबल होगा तो वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में जाएगा, और रिवर्सिबल होगा तो वह क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें से ढूंढना, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको बता दें अब हम लोग सेक्शन नंबर 2 पर एंट्री कर गए। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है कि इसमें क्वेश्चन एक से ज़्यादा भी सही, मतलब मल्टीपल चॉइस का मतलब ही है कि इसमें ऑप्शन जो होगा उसमें एक से ज़्यादा सही होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कह रहा है कि सिस्टम इज सेटिस्फाई द वंडर वाल इक्वेशन। आप जरा बताओ कि हमारे पास अगर वंडर वाल इक्वेशन लिखते हैं तो क्या होता है, P + A बाई, क्या होता है इक्वेशन, P + A बाई V², बोलो बोलो आगे बोलो, V - B = RT, ठीक है। तो यहाँ से P लिखोगे तो P लिखोगे क्या, RT/V - B, और इधर जाएगा तो क्या होगा, A/V², ये होगा। जरा ठीक से देख के बताओ, RT - A/V² डिफरेंशिएट करोगे तो मतलब कि क्या ये वंडर वाल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, बिल्कुल उठा के डालिए, ठीक है। अब आपको मान लो कि जब हमारे पास सिस्टम जब आइसोथर्मल इक्वेशन होता है, ध्यान देखना, आइसोथर्मल PV = क्या इक्वेशन होता है, nRT, पढ़े हो ना, PV = क्या होता है, nRT। तो P = क्या होगा, P = nRT में क्या, V हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर कह रहा है कि हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ऐसी स्थिति में चलो बताओ, P = nRT में क्या निकल गया, V निकल गया। अब हमारे पास दिया जाता है वर्क डन जो है वह D × क्या है, V है, ठीक है। वर्क डन कितना है, जो हमारे पास D × V दिया गया है, उठा के रखो यहाँ पे। तो हमारे पास जो कि PV = nRT, P दिया ना, P एक्सटर्नल × dV, मतलब इक्वेशन जो है आपका P dV है, P का वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, -nRT/में V × क्या, dV, चलेगा। यहाँ से जरा बता दो कि अगर इसको जब आप इसको खींचोगे यहाँ, W = -nRT निकाल दो बाहर, nRT निकलेगा तो क्या आ जाएगा, dV/में V आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं आसानी से, इंटीग्रेट कर सकते हैं, नॉट डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर सकते हैं V1 से लेकर V2 तक। तो जरा बताओ ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो मतलब कि ये सिस्टम कैसा होगा, आइसोथर्मल भी होगा। तो आइसोथर्मल सिस्टम हो गया, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, सही हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें, आप पढ़े होंगे कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास गैस, ये तो इक्वेशन है रियल गैस के लिए, ठीक है। अगर हम सॉरी ये है आइडियल गैस के लिए, अगर हमारे पास इक्वेशन रियल गैस के लिए होगा, जब रियल गैस के कंडीशन में होगा तो ऐसी स्थिति में एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, ओमेगा जो वर्क डन जो होता है वो चेंज इन वर्क डन, हमारे पास जब फॉर्मूला निकालते हैं चेंज, तो यहाँ से क्या निकालते हैं, NCV ΔT, वर्क डन = क्या, आपके पास जो सिस्टम की एनर्जी जो होती है वह NCV ΔT,
एनसीवी जो हमारे पास डाटा निकलता है, एनसीवी डेल्टा टी या डी टी इज इक्वल टू वर्डन कितना है माइनस डीवी पी एक्सटर्नल या पी डीवी है हमारे पास, इसकी वैल्यू उठा कर रख दो तो हमारे पास पी एक्सटर्नल इंटू डीवी की वैल्यू दिया गया। अगर सिस्टम कैसा हो, रिवर्सेबल एडियाबेटिक हो तो पीवी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी होगा, तो P इक्वल टू क्या होगा NRT अपॉन में भी रखो इसकी वैल्यू को उठाकर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा NCV dt इज इक्वल टू माइनस NRT अपॉन में कितना भी इंटू DV, N से N क्या करेगा यहाँ से कट जाएगा, क्योंकि सिस्टम जो हमारे पास है एडियाबेटिक सिस्टम है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा CV dt, यहाँ पर DV CV dt इक्वल टू क्या मिल के आ गया हमारे पास CV dt इज इक्वल टू क्या हो गया P dV अपॉन में कितना भी। तो ये सिस्टम को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से हमारे पास जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ से जब इक्वेशन सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या होगा T को लेकर नीचे आओगे तो क्या लिख सकते हो CV dt अपॉन में T इज इक्वल टू क्या यहाँ पे क्या P dV अपॉन में, सॉरी एक मिनट कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग, P की वैल्यू तो रखे ही यहाँ पे, तो ये R है ना, R तो कितना आ गया ये आपका R dV अपॉन में भी माइनस के साथ, R जो है कांस्टेंट है तो आप इसे क्या कर सकते हो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, यहाँ से ले जाओ T1 से लेकर यहाँ से T2 तक और यहाँ से क्या T1 से लेकर T2 तक, मतलब ये क्या प्रोसेस को शो कर रहा है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस को शो कर रहा है, मतलब ये सिस्टम कैसा है एडियाबेटिक है, क्योंकि सारे सिस्टम जो है रिवर्सेबल है तो इरिवर्सेबल की कहीं बात ही नहीं आती है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही हो गया, ठीक है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का बड़ा आसान और बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये बना लीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, तो 8 में क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसमें से कौन सा पहले से लेकर 5वें तक में कौन से स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। अब गौर से देखो, कह रहा है कि द एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड फर्स्ट ड्यू टू द डिलोकलाइजेशन ऑफ कंजुगेट बेस। जरा जरा कुछ देखो, यहाँ से इसको जब रिमूव करोगे तो इस पर H माइनस चार्ज आएगा, यहाँ से H रिलीज करो, यहाँ से H रिलीज करो, यहाँ से H रिलीज करो, इसके बाद भी छोड़ दो, ठीक है। अब जरा गौर से समझो, जैसे ही आप जब इसको रिलीज करोगे तो रिलीज करने के बाद क्या होगा कि जैसे ही कंपाउंड अब यहाँ से जब आयन हटेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा हाइपर कंजुगेशन काम करेगा, यहाँ पर डिलोकलाइजेशन होगा और डिलोकलाइजेशन होगा तो ऐसी स्थिति में क्या गया कंजुगेट बेस काम करेगा, जब इसे कंजुगेशन होगा तो यह आसानी से क्या करेगा डिलोकलाइजेशन शो करेगा, यानी कंजुगेट बेस शो करेगा, यानी कि फर्स्ट हमारे पास कंजुगेट बेस आसानी से शो करेगा। फिर कह रहा है कि यहाँ से जैसे ही H प्लस आयन हटेगा यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा और आपसे क्या करेगा ये एरोमेटाइजेशन कर लेगा, एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास जो होगा वो थर्ड सही हो गया। कंपाउंड सेकंड बिकम द मोर एसिडिक विद द एनोड, जाहिर सी बात है, देखो बेटा ये तो बेंजीन है अपना, जब इसको H बेंजीन है H मतलब इसको फालतू में लगा दिए ना, जब इसको हटाकर NO2 लगाओगे तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा ये जबरदस्त इफेक्ट शो करना शुरू कर देगा, और जैसे ही NO2 लगाओगे क्या करता है इफेक्ट शो करना शुरू कर देगा, तो ऐसी स्थिति में एसिडिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाती है, तो यानी से ये भी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि द एसिडिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ द फॉलोइंग, थर्ड तो हो गया, कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ सेकंड और थर्ड। एक मिनट देखो, अगर यहाँ पे जो हमारे पास फिफ्थ की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ देखो और फर्स्ट सेकंड देखो, जरा गौर से समझो, यहाँ पे अगर आप H प्लस आयन को रिलीज करोगे तो यहाँ पे जो होगा वो एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जब एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ऐसी स्थिति में जो होगा वो जबरदस्त तरीके से क्या करेगा हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जैसे एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स शो करेगा तो ऐसी स्थिति में जैसे ही एरोमेटाइजेशन देना शुरू करेगा और एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स होने के चलते क्या करेगा कि ये क्या करेगा इसकी एसिडिटी प्रॉपर्टी क्या होगी तुरंत भाग जाएगी, मतलब सबसे ज्यादा जो होगा वो पांचवा होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा होगा पांचवा होगा, फिर उसके बाद यानी कि फिर उसके बाद आपका होगा फर्स्ट, फिर उसके बाद आप उसके बाद सेकेंड थर्ड और फिफ्थ में आ जाओ तो उसके बाद से आपका आ जाएगा क्या चीज, पहले आ गया फर्स्ट, फिर उसके बाद होगा सॉरी पहला होगा फिफ्थ, फिर उसके बाद होगा फर्स्ट, ठीक है, फिर उसके बाद जो होगा वह आपका फोर्थ, उसके बाद सेकंड और उसके बाद क्या आपका थर्ड। तो आप इसका ऑर्डर याद रखिएगा। आप एक काम करिए ना, हम आपको वो बता देते हैं, इसकी अप्रोक्स वैल्यू आपको हम बता देते हैं, आप इसको भी डिसाइड कर सकते हो। हम कभी देखे करीब करीब पी के ए की वैल्यू जो इसकी आती है
वो आती है 32, ठीक है। हम चूंकि डाटा रखी है, और इसका pKa की वैल्यू जो आती है करीब करीब आती है आपका 42, ठीक है। इसकी pKa की वैल्यू जो आती है वह आपका आता है करीब करीब 50, और इसके pKa की वैल्यू जो आती है वह करीब करीब आता है 60, और इसका pKa की वैल्यू जो आती है वह क्या होता है, करीब करीब होता है 25। आप जहाँ देख लो, जिसकी pKa की वैल्यू सबसे कम वो सबसे ज़्यादा एसिडिक, तो सबसे ज़्यादा पहले 16 के बाद से क्या, फिर उसके बाद पहले, इसके बाद मतलब कि 5वां, फिर उसके बाद 1 2 3 4, सॉरी ये चौथा है ना, सबसे पहले चौथा, फिर उसके बाद आपका 5वां, 5वें के बाद फिर उसके बाद पहला, पहले के बाद उसके बाद फिर दूसरा, और लास्ट में क्या, तीसरा। ये ऑर्डर सही होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम आगे की तरफ देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9वां क्वेश्चन बेटा थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें जो है कॉम्प्लेक्स के साथ जो थोड़ा छेड़खानी करनी है, और थोड़ा समझना। क्वेश्चन नंबर 8 तक, चूंकि देखो IIT का पेपर जो होता है ये थोड़ा सा क्रिटिकल पेपर बनाया जाता है, क्योंकि पेपर क्रिटिकल नहीं होगा तो फिर IIT और मेडिकल में अंतर क्या होगा। यही तो बेसिक डिफरेंस होता है IIT और मेडिकल में। मेडिकल क्वेश्चन को चूंकि समय कम रहता है और क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, और मेडिकल में क्या होता है कि क्वेश्चन कम रहते हैं, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा होता है और समय कम होते हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम थोड़ा सा 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहे हैं, जरा समझो। सबसे बड़ा चीज आपको पहले ये देखना है कि देखो जगह कहाँ कहाँ खाली है। एक जगह जो है यहाँ खाली है, एक जगह यहाँ खाली है, एक जगह यहाँ खाली है, ठीक। इन 1 2 3, पहले तो यहाँ AlCl3 है। AlCl3 जहाँ आता है इसका मतलब कि ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। कौन सा एल्काइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ये आपका प्लस I इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पे है ये भी आपका प्लस I इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। और तो यहाँ पे दोनों जगह पर आपको क्या मिलेगा, प्लस I इफेक्ट शो करेंगे। अच्छा क्वेश्चन समझो, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास अगर इस स्ट्रक्चर को भी देखोगे तो यहाँ पे यहाँ यहाँ और यहाँ तीन जगह पे कहीं पर भी इसको अटैक करने की संभावना होगी। तीन जगह पे आपको कहीं पर भी ये क्या करेगा, अटैक करेगा। अब जरा सोचो, यहाँ पर अगर अटैक कराएंगे तो ऐसी स्थिति में जो होगा, यहाँ पर अटैकिंग कराने में एक चीज दिक्कत है कि यहाँ से क्या होगा, हिंड्रेंस ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पर आप लोकेट अटैक कराओगे तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस जो होगी उसकी वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं होगी, और जो कि हिंड्रेंस यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पर भी वही कंडीशन होगा कि यहाँ पर चूंकि दोनों I इफेक्ट पर काम करेगी, यहाँ पर भी क्या होगा, हिंड्रेंस ज़्यादा नहीं होगा, और हिंड्रेंस ज़्यादा नहीं होने के चलते क्या होती है, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। इसीलिए पहले लोकेशन पर तो नहीं होगा, सेकंड लोकेशन पर नहीं होगा। अब जब भी होगा तो किस लोकेशन पर होगा, थर्ड लोकेशन पर काम करेगा। अब थर्ड लोकेशन पर काम करेगा तो मतलब कि जो स्ट्रक्चर हम लोग को था, ये CH3, यहाँ से आपका CH3, यहाँ पे आपका CH3, ये इसके साथ ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये पेंटेन है, जहाँ पर एक तरफ एक CH3, एक यहाँ पर एक CH3, और नीचे आपके पास ये स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये आकर अटैक करेगा, ठीक है। और जैसे ही आकर ये क्या करेगा, इसके साथ जुड़ेगा, तो क्या स्ट्रक्चर बनाएगा। और जरा गौर से समझना, यहाँ पे स्ट्रक्चर आकर जुड़ेगा, ये आपका OH हो गया, ठीक है। और ये इसके साथ आकर क्या करेगा, यहाँ पे ये इनके साथ आकर ये क्या बनाएंगे, OH बनाएंगे, ये आकर इसके साथ अटैच्ड हो गया, ठीक है। अब समझो, ये हमारे पास बन गया आपका Q, ठीक। अब जैसे Q बना, अब जरा सोचो यहाँ पर क्या है, H है, इसके साथ अगर मिलाओगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, OH निकलेगा। यहाँ से आप देखो, एक स्टेप तो हम लोग सीख लिए, तो मतलब कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब सेकंड स्टेप में क्या करता है, कहा कि अगर इसे H3PO4 के साथ मिलाओगे तो क्या होगा, H3PO4 के साथ अगर इसको मिलाओगे तो यहाँ से क्या करेगा, ये आसानी से हाइड्रोजन के साथ उससे मिलकर H2O बना लेगा, और यहाँ से HPO3 आकर जुड़ जाएगा। ये भी आसान कहानी है। तो सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर RMgX है, अब जरा देखो यहाँ पर CH3MgBr लेकर आओगे तो क्या होगा, यहाँ से ये निकलेगा, HBr बना लेगा, ये HBr बना लेगा, इसके साथ फिर होगा हाइड्रोलिसिस कराएंगे, फिर से आसानी से क्या करेगा, ये प्रोडक्ट बना देगा। मतलब कि ये जो है हर स्टेप में रिएक्शन को आसानी से कंप्लीट कर लेगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया, ठीक है। ऐसे रिएक्शन में सबसे पहले आपको देखना होगा कि कहाँ पे अटैकिंग हो सकता है। अटैकिंग ग्रुप आप जब ढूंढ लोगे तो आसानी से क्या कर सकते हो, रिएक्शन को कंप्लीट करा सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया कितना, क्वेश्चन नंबर 9।